गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का द एग्ज़ाम टॉपर्स परिवार में। आज है 25 जुलाई। आज 25 जुलाई 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सभी को विद फैक्ट्स कवर करेंगे और उससे जुड़े जितने और भी पॉइंट हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को भी कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में लोनार झील का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? हाल ही में लोनार झील ने अपना रंग बदल लिया था और यह घटना इसके साथ तीसरी बार हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हालोआर्चिया बैक्टीरिया। जैसा कि महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील ने हाल ही में अपना रंग बदल लिया था। तो हमें याद रखना है कि लोनार झील कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। कौन से? बुलढाणा जिले में है और यह मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। और लोनार झील एक खारे पानी की झील है। दरअसल जून में अचानक इस झील का रंग गुलाबी हो गया था। इसके बाद दुनिया भर में इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी और अब वैज्ञानिकों ने इसकी वजह को भी ढूंढ लिया है। लेकिन उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि कैसे लोनार झील का निर्माण हुआ था। तो वर्ल्ड मैप में अगर हम देखें कि यह झील कहाँ है, तो यह इंडिया के महाराष्ट्र में बुलढाणा जिले में स्थित है। इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड का वजन लगभग 10 लाख टन के समथिंग था, जिसकी वजह से एक गड्ढे का निर्माण हुआ, या जिसे क्रेटर भी कहा जाता है। और यह झील 1.85 किलोमीटर के व्यास अर्थात रेडियस में फैली हुई है और इसकी गहराई 500 फीट तक है। इसका पानी खारा है और पानी के 1 मीटर के नीचे ऑक्सीजन सामान्य से बेहद कम अर्थात न के बराबर होती है। लोनार झील दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा और अध्ययन का विषय भी रही है। दरअसल यह झील अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक में भी शामिल है और सामान्य तौर पर इसका रंग आसमानी होता है और मानसून के दौरान इसका रंग बदलता है। लेकिन जून महीने या मई की शुरुआत भी कहें तो इस समय इसका रंग गहरा गुलाबी या कुछ हद तक लाल रंग हो गया था, जो अलग बात है। पानी की रंगत बदलने से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रकृतिविद और वैज्ञानिक भी हैरान थे। अब बात आती है कि इसका रंग क्यों बदला था। तो पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रशांत धाकेफालकर का कहना है कि हालोआर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है। कौन सा है, हमें याद रखना है। हालोआर्चिया बैक्टीरिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और यह खारे पानी में ही पाया जाता है। लेकिन नमूनों की जांच के बाद हालोआर्चिया की मौजूदगी के कारण पानी के गुलाबी होने की पुष्टि हुई और इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। किस? बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें इस रिपोर्ट को सौंपा गया है। अब यहाँ पर साथ में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल कौन हैं? भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, किस राज्य ने मास्क न पहनने वालों पर अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल का नियम लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झारखंड। जैसा कि कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की वजह से झारखंड सरकार ने इस नियम को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। वैसे मास्क न पहनने पर जुर्माने का नियम तो कई राज्यों में है, लेकिन इतना कड़ा और सख्त नियम और भी किसी राज्य में नहीं है। यह नियम लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके साथ ही अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मास्क न पहनने वालों पर 200 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना का नियम भी बनाया है। लेकिन लोग ऐसे जुर्मानों को दरकिनार करके पैसा दे देते हैं, लेकिन खतरे से खेल जरूर हो जाते हैं। इसके साथ ही केरल सरकार ने अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपये भी तय किया है। दरअसल कोरोना वायरस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। देश में एक दिन में 40 से 50,000 तक के नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन ने अपना पहला मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस मिशन का नाम क्या है, आपको यह बताना है। तो हाल ही में अरब देश ऐसा पहला बना है यूएई, जिसने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है, जिसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उसी के साथ साथ 2 देश और थे, जिसमें चीन और अमेरिका भी शामिल हैं। इन्होंने भी अपने लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें से चीन ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर दिया है। तो इसका सही आंसर है तियानवेन फर्स्ट। इसकी खास बात यह है क्योंकि तियानवेन फर्स्ट में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है और यह फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच सकता है। ऑर्बिटर मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटर मंगल ग्रह का चक्कर लगाएगा और करीब 3 महीने तक
इसके बाद इसमें से लैंडर और रोवर निकलकर मंगल ग्रह पर उतरेगा। यह रोवर यहाँ के वातावरण, मिट्टी और चट्टानों पर रिसर्च के लिए डेटा को वहाँ से भेजेगा। तियानवेन की बात करें तो तियानवेन शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग से सवाल पूछना। इसके पहले 2011 में चीन ने मंगल मिशन का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त रॉकेट से उसे लॉन्च किया गया था, लेकिन वह विफल हो गया था। अब चीन ने फिर से एक बार कोशिश की है और इस बार मंगल मिशन खास है क्योंकि अब तक मात्र 4 स्पेस एजेंसी ही मंगल तक पहुंचने में सफल हुई हैं। इनमें अमेरिका का नासा, रूस का रोसकॉस्मोस, यूरोपीय एजेंसी और भारत का इसरो। ये 4 संगठन हैं जो अभी तक कामयाब हुए हैं और 5वां देश बनने की होड़ लगी हुई है यूएई और चीन में। हाल ही में 20 जुलाई को यूएई ने भी अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, होप मिशन, और यह जापान के रॉकेट के जरिए भेजा गया था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइटर जेट प्लेन राफेल, हाल ही में इसमें कौन सी घातक मिसाइल को तैयार किया गया है जिसका नाम है हैमर, जिसके ऊपर आपको कल वीडियो प्रोवाइड किया गया है, उसे भी देख सकते हैं। तो आपको यह बताना है कि फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है। आपको ये बताना है कि हैमर जो मिसाइल है उसके लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांस। जैसा कि हाल ही में हैमर मिसाइल, हैमर का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, यह इसका फुल फॉर्म होता है। इस मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा ये आसमान से ज़मीन पर वार करने में सक्षम है और हैमर लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूती से शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकता है चुटकियों में। और यह इतना पावरफुल है कि यह 60 से 70 किलोमीटर की रेंज को टारगेट बनाकर एक बार दागो और भूल जाओ वाली नीति पर ही कार्य करता है। अर्थात आपने अपना निशाना एक बार फिट कर दिया है तो आप उसे यह ऑटोमेटिक ढूंढ के उसे ख़त्म कर ही देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बिना दुश्मन के क्षेत्र में जाए ही उस ठिकाने को समाप्त कर सकती है। दरअसल 29 जुलाई को 5 राफेल फ्रांस से भारत आ रहे हैं और भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में कुल 36 राफेल फाइटर जेट की डील की थी। तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी याद रखना है कि राफेल की डील भारत ने किस देश के साथ की है, फ्रांस के साथ, जिसके ऊपर विपक्षी सरकार अर्थात कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत लगभग 58,000 करोड़ है और 36 में से 30 फाइटर जेट होंगे और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का एमडी व सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीसी कांडपाल। जून 2019 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में सेवारत हैं और इन्होंने भूषण महापात्रा की जगह ली है, जिन्हें अब निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। जैसा कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है, हम सभी जानते हैं, मुंबई में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महिला अफसरों को हाल ही में किस क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को एक नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सेना। जैसा कि हाल ही में सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने ऐसा बताया है कि शॉर्ट कमीशन या एसएससी अर्थात शॉर्ट सर्विस कमीशन पर आई महिलाओं को अब परमानेंट कमीशन भी मिलेगा। सेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन पर रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और कोर्ट ने फरवरी 2020 में परमानेंट कमीशन देने का फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन सभी महिला अफसरों को 3 महीने में आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने युद्ध अभियानों के लिए महिला अफसरों की स्थायी नियुक्ति की इजाज़त नहीं दी है। कोर्ट के फैसले के पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प था। वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन पहले से ही मिल रहा है। दरअसल परमानेंट कमीशन वाले अफसर रिटायरमेंट की उम्र तक सर्विस में रहते हैं, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 10 साल की ही नौकरी मिलती है। हालांकि उनका सर्विस पीरियड 14 साल तक का ही बढ़ाया जा सकता है। अब बात करें उन विभागों की जिसमें महिलाएं ताउम्र नौकरी करेंगी, तो इसमें कुल 8 से 9 विभाग हैं जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, इसके साथ ही इंटेलिजेंस कॉर्प्स शामिल हैं। जज, एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स जैसे विभागों में महिला अफसरों को पहले से ही परमानेंट कमीशन पर उपलब्ध करवा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश का प्रमुख लौह अयस्क खनन कंपनी अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएमडीसी का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमित देव। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में 21 जुलाई को यह आदेश जारी किया है, जिसके तहत सुमित फिलहाल एनएमडीसी के निदेशक कार्मिक हैं और उन्हें अब इसका प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
आदेश के अनुसार वह 28 फरवरी 2023 यानी कि सेवा उम्र तक वे इस पद पर बने रहेंगे और वे एन ब्रजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 का खिताब किस क्लब ने हाल ही में जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिवरपूल। 22 जुलाई को यह खिताब लिवरपूल ने जीता है और लिवरपूल का 30 सालों में यह पहला इंग्लिश खिताब है जिसने हासिल किया है। कोविड-19 के कारण यह मैच इनफील्ड स्टेडियम में दर्शकों के बिना ही खेला गया था। लिवरपूल के खिलाड़ियों का जश्न देखने के लिए दर्शक नहीं थे, ऐसा पहली बार हुआ है। इस क्लब ने 1990 में आखिरी बार इंग्लैंड की टॉप लीग का खिताब जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपको क्या बताना है कि भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 23 जुलाई। जैसा कि 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1927 में, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ने बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया था। हमें यह लाइन बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बनती है। ठीक है दोस्तों, और ऑल इंडिया रेडियो भारत का राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक है, यह भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है, तो यह योजना किस राज्य की है या किस राज्य सरकार की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। क्या आंसर है इसका? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना अर्थात MBPY मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा इस योजना में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो अदालतों में तलाक के मुकदमे लड़ रही हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में निराश्रित बुजुर्गों, अलग अलग व्यक्तियों और विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उड़ीसा की राजधानी कौन सी? हम सभी जानते हैं भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है? प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में रोजगार ढूंढ रहे प्रवासियों के लिए एक ऐप को शुरू किया गया है, तो यह ऐप किसने प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनू सूद। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप, मोस्ट इम्पोर्टेंट अब आपको नाम बताया जा रहा है, प्रवासी रोजगार ऐप, इसका एप्लीकेशन का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप, जिसे सोनू सूद ने प्रारंभ किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने में और उससे जुड़ी जरूरी जो जानकारियां हैं वह आसानी से मिल सकेंगी। अभिनेता सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और इस वजह से काफ़ी ये चर्चा में भी रहे हैं। तो यह था आज दिनांक 25 जुलाई 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हमने आज के सभी क्वेश्चनों को कवर अप किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।